हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 का भौत की, और आज हम लोग करने जा रहे हैं इसका तीसरा चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या कहिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इससे पहले अगर आप लोग इसके पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, इसके दूसरा चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन, एसेंशियल में प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन एक ही चैप्टर में है, ठीक है। नहीं देखे हैं तो उसके सेपरेट वीडियो है, जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और नहीं तो प्लेलिस्ट खोलिए, विज्ञान लिखा होगा भौत की, उसमें जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। हमने एक चैप्टर में कम से कम 40 क्वेश्चन कराया है, हर एक चैप्टर में। इसी प्रकार मैथ है, हिंदी है, संस्कृत है, इतिहास है, रसायन शास्त्र है, सभी का हमने कराया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आने तो डिस्क्रिप्शन में कुछ का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, एकदम मजा आ जाएगा। देखिए क्या पहले सबसे पहले क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए। अब चलिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या करना है, आप लोगों को खुद से टिक करना है, जिस तरह समय करते हैं खुद से टिक करना है। और टिक करने के बाद बताना है, अभी सिर्फ 21 क्वेश्चन नहीं है भाई, और क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। बताना है कि आपका कितना मार्क्स आया, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए, चलिए ध्यान से देखिए। क्या है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन नेत्र के किस भाग से होता है? तो सभी को मालूम हुआ किस भाग से होता है, कॉर्निया से होता है। किस भाग से होता है भाई? आप लोग लगाए हैं कॉर्निया। चलिए किस भाग से होता है, कॉर्निया। पहले आंख का चित्र बना करके बढ़िया से उसके बारे में पढ़ लीजिए, भारतीय भवन से, ब्रिलियंट से, एनसीईआरटी से, जिससे पढ़ना हो पढ़ लीजिए। क्योंकि हम जो कराते हैं क्वेश्चन, हम बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि अगर बिहार बोर्ड इस चैप्टर से अभी क्वेश्चन पूछ सकता है तो इससे बाहर नहीं होगा, या इस वर्ष पूछे, अगले वर्ष पूछे, या इससे पिछले वर्ष पूछा हो, आप लोग मिला के देख सकते हैं, ठीक है। और सुनिए, हम क्यों कहते हैं, क्योंकि हम हर एक टॉपिक वाइज अभी क्वेश्चन निकालते हैं। और गत साल, पिछले वर्ष जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे पिछले 10 वर्षों से वो क्वेश्चन को हम लोग कराते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए ध्यान से। ये क्या पहला क्वेश्चन है, नेत्र लेंस में, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन नेत्र के किस भाग से होता है, या किस भाग द्वारा होता है? तो कॉर्निया द्वारा। आइए आगे देखिए, नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो सभी को मालूम होगा रेटिना, या उसको बोलते हैं हम लोग दृष्टिपटल। क्या? दृष्टिपटल, इसको रेटिना ही बोलते हैं। क्वेश्चन में लिख लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा रेटिना, इसको बोलते हैं। तो आंसर हो गया आपका डी। लगाए हैं आप लोग डी, पक्का। आइए आगे देखिए, क्या है, अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभी नेत्र लेंस को, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है, यानी परिवर्तन किया जाता है। किसमें बताइए, किसके द्वारा? पुतली के द्वारा, दृष्टिपटल के द्वारा, या पक्षमाभि के द्वारा, या परितारिका के द्वारा? तो किसके द्वारा? आप लोग क्या लगाए हैं, बोलिए, पक्षमाभि के द्वारा। आप फिर आप लोगों को बोल रहे हैं, कोई भी बुक ले लीजिए, आंख के बारे में पढ़ के आइए, मानव नेत्र के बारे में नहीं पढ़े हैं फिर भी कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हैं हम, ठीक है। आगे आइए, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? कॉर्निया, रेटिना, परितारिका, या पक्षमाभि? सभी को मालूम होगा कि परितारिका। कौन नियंत्रित करता है? परितारिका। आगे आइए, सही हो रहा है ना? नहीं सही हो रहा तो फिर से एक बार क्या कीजिए, अगर सही हो रहा है, नहीं आप लोग स्क्रीनशॉट लिए हैं, एक बार और मौका है, स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद से टिक कीजिए, खुद से टिक कीजिए, और प्रॉपर नोट्स बनाइए। अभी सही, अंत में जाके बच्चा नर्वस क्यों हो जाता है? कारण यही है कि शुरू से नहीं पढ़ता रहता है वो, लास्ट में जब जनवरी आता है, दिसंबर आता है, नवंबर आता है, तब गाइड खरीद कर पढ़ने लगता है। आपको ये भी हम गारंटी दिलाते हैं कि आपको गाइड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप इस चैनल से जुड़ रहिए। अभी तो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव चल रहा है, उसके बाद वर्ष वाइज मतलब चलेगा, सेट वाइज ऑब्जेक्टिव चलेगा, उसके बाद सब्जेक्टिव चलेगा, 100 नंबर का सब्जेक्टिव बनवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए, जुड़े रहिए, बने रहिए। चलिए आगे आइए, सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु की दूरी, बस सबको मालूम है, सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु की दूरी और दूर बिंदु की दूरी अनंत होती है। निकट की कितनी होती है? निकट की 25 सेंटीमीटर। आगे आइए, नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? ये भी आप लोगों को मालूम होगा। नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? आप लोगों को ये भी मालूम होगा, बताइए कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। आगे आइए, अभी नेत्र लेंस किस प्रकार का लेंस है भाई? अभी नेत्र लेंस किस प्रकार का लेंस? अच्छा बताइए,
अच्छा सुनिए सुनिए, किस प्रकार का लेंस है? उत्तल लेंस या अवतल लेंस, दो ही में बताइए। तो उत्तल लेंस है। कौन लेंस है? उत्तल लेंस है। आगे आइए। जब नेत्र की पक्षमाभी पेशियां शिथिल होती है, मतलब फैल जाती है, तब अभिनेत्र लेंस क्या हो जाता है? तो चलिए देखिए, हम लोग कहां पर थे? जब नेत्र की पक्षमाभी पेशियां शिथिल होती है यानी कि फैल जाती है, तब अभिनेत्र लेंस क्या हो जाता है? पतला हो जाता है, मोटा हो जाता है, या अपरिवर्तित, कुछ नहीं बदलता है। तो आप लोगों का आंसर होगा कि पतला हो जाता है। क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। आगे आइए, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। आप लोगों का सही हो रहा है ना भाई? पक्का? आइए आगे देखिए। अब देखिए, जब नेत्र की, एक मिनट, जब नेत्र की पक्षमाभी पेशियां शिथिल होती है तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है, घट जाती है, या अपवर्तित होती है? तो बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। आइए, निकट दृष्टि दोष किस लेंस से संशोधित किया जा सकता है, या निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस द्वारा किया जाता है, या निकट दृष्टि दोष का उपयोग कर निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करके उसका हम संशोधन कर सकते हैं? तो अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस। आगे आइए, अवतल लेंस। आगे, दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष को हम निवारण किस लेंस द्वारा कर सकते हैं? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। या निकट दृष्टि दोष किस लेंस का उपयोग कर संशोधित किया जा सकता है? किस लेंस का? तो अवतल लेंस। दूरदृष्टि दूरदृष्टि दोष का, दूरदृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष का, तो उत्तल लेंस। ये है आपका अवतल लेंस। आगे आइए, जरा दृष्टि दोष किस लेंस का उपयोग कर संशोधित किया जा सकता है? यानी जरा दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस द्वारा हम लोग कर सकते हैं? तो ये देखिए, द्विफोकसी लेंस, द्विफोकसी लेंस के द्वारा की, क्योंकि ये उम्र बढ़ने के कारण ये दोष उत्पन्न होता है। आइए, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति किस वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकते? सुनिए, जिस व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष होता है वह दूर की वस्तु को नहीं देखता है साफ साफ, और जिस व्यक्ति में दूर दृष्टि दोष होता है वह निकट की वस्तु को नहीं देख सकता। या ये भी हो सकते हैं, जो दूर की वस्तु नहीं देखता है उसमें निकट दृष्टि दोष, और जो निकट की वस्तु को नहीं देखता है उसमें दूर दृष्टि दोष, यानी उल्टा है। ठीक है, तो हम क्या बोले? निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति किस वस्तु को, अब तो बता सकते हैं आप लोग, क्या लगाया है? दूर स्थित वस्तु को नहीं देख सकते हैं साफ साफ। आगे आइए, दीर्घ दृष्टि मतलब दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति ना, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति किस वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं? तो निकट स्थित वस्तु को, तो निकट स्थित वस्तु को। आगे, जब नेत्र की पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ जाती है ना, तो अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? घट जाती है। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर क्या था कि जब देखिए, हाँ फोकस दूरी है, हाँ देखिए, जब नेत्र लेंस की पक्षमाभी पेशियां शिथिल होती है तो यहाँ पर शिथिल होना है और वहां पर सिकुड़ना है ना। तो शिथिल होती है तो क्या होती है? बढ़ जाती है, सिकुड़ती है तो क्या होती है? घट जाती है। याद रखिएगा। चलिए आगे आइए, जरा दृष्टि दोष किस कारण पर उत्पन्न होता है? जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष किस कारण उत्पन्न होता है? तो आइए सुनिए, दुइयों ऑप्शन दिए, दोनों में क्या होगा आप लोग बताइए? ए या बी? ए होगा। नेत्र लेंस की संबंधन क्षमता घटने के कारण, नेत्र लेंस की संबंधन क्षमता घटने के कारण। आगे आइए, निकट दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी, निकट दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है या घट जाती है या अपरिवर्तित रहती है? तो निकट दृष्टि दोष में घट जाती है, जिसमें हम लोग अवतल दर्पण अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं उसमें घट जाती है, और जिसमें हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं जिस दोष को दूर करने के लिए उसमें बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा? घट जाती है। आगे आइए, दीर्घ दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी, दीर्घ दृष्टि दोष में अभिनेत्र यानी कि दूर दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, क्योंकि हम लोग इसमें क्या करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं भाई। आगे आइए, अगला देखिए, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है भाई? निकट दृष्टि दोष किस कारण से उत्पन्न होता है? पहला, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, संबंधन क्षमता घटना। तो सबसे आसान यही है, सबसे सटीक आंसर है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। ठीक है,
आपको पूछेगा कि निकट दोषी दोष से आप क्या समझते हैं ना, इसके निवारण क्या है और इस दोष के कारण क्या है, कि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है। तो निकट दोषी दोष का लंबा हो जाना, ठीक है। आगे आइए, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। आइए, दीर्घ दृष्टि यानी कि दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होने के कारण नेत्र गोलक का इसमें लंबा, उसमें छोटा हो जाना, क्या हो जाना, छोटा हो जाना। आगे आइए, नेत्रदान नहीं कर सकता है, कौन कौन व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है, सुनिए। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति ये कर सकता है, मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, इससे नेत्र का कोई कनेक्शन नहीं। उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति ये भी कर सकता है, उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति यानी ब्लड हाई प्रेशर, ठीक है। आइए, जिसको ना कहते बीपी, ब्लड प्रेशर। दम्मा से पीड़ित व्यक्ति ये भी कर सकता है। कौन नहीं कर सकता है, मस्तिष्क शोथ से पीड़ित व्यक्ति ना, जिसको मानसिक प्रॉब्लम हो वो नहीं कर सकता। तो इसका आंसर ये हुआ। अभी रुकिए, अभी और क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर के 30 तक दिया है। क्या करना है आप लोगों को, स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट और खुद से टिक कीजिए और बताइएगा कि 30 में कितना मार्क्स आया, ठीक है। चलिए, और इसका सुनिए, इतना ही क्वेश्चन नहीं है, इसका कम से कम 25 क्वेश्चन यानी 20 से 25 क्वेश्चन पार्ट 2 में आएगा। ये पार्ट 1 रहा, ठीक है। पार्ट 2 में आएगा, उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर लिखल होगा भौतिकी में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर जितना भी है सारा चैप्टर रहेगा। रसायन शास्त्र में सारा चैप्टर में रहेगा, गणित है, संस्कृत है, हिंदी है, सभी का प्लेलिस्ट खोलिए और देखिए सभी वीडियो को, ठीक है। और चलिए ध्यान से देखिए, आइए करते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग, करें। चलिए आगे आइए। किसी कांच का अपवर्तनांक प्रकाश के किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है, किस वर्ण के लिए, किसी कांच का जो है अपवर्तनांक प्रकाश के किस वर्ण के लिए अधिक होता है, किस रंग के लिए अधिक होता है, बताइए जरा। बैगनी के लिए, किसके लिए, बैगनी के लिए। आइए आगे देखिए, सर किस कांच का अपवर्तनांक प्रकाश के किस वर्ण के लिए, किस रंग के लिए सबसे कम होता है, न्यूनतम होता है, ठीक है। किस रंग के लिए, किस रंग के लिए, लाल के लिए, किस रंग के लिए, लाल के लिए। कोई दिक्कत, आप लोगों का सही है, सही है ना। वायुमंडलीय अपवर्तन में, चलिए लाइट भी आ गया, वायुमंडलीय, पंखा ऑफ कर देते हैं। चलिए आगे आइए, आगे देखिए। श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश का कौन सा वर्ण सबसे अधिक विचलन होता है, सबसे अधिक, वही बैगनी रंग। कौन सा रंग, बैगनी रंग। आइए आगे देखा जाए, हाँ, चलिए आगे। श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने के पश्चात कौन सा वर्ण यानी कौन सा रंग सबसे कम विचलन होता है, सबसे कम। तो बताइए, पीला, नीला, लाल, बैंगनी। आप लोग बताइए, बताइए कौन सा। छोड़ दिया जाए कमेंट के लिए, कमेंट करके बताइएगा, नहीं बता देते हैं, अगला क्वेश्चन देंगे। लाल, बहुत ही क्वेश्चन था इसलिए हम बता दिए हैं। थोड़ा क्वेश्चन आना चाहिए दमदार, तभी तो आप लोगों को मजा आएगा जवाब देने में। क्या आगे आइए, ये सब सही हुआ कि नहीं सही हुआ, पक्का। आगे आगे देखिए। आकाश में इंद्रधनुष का बनना प्रकाश की कौन सी प्राकृतिक घटना है, कौन सी प्राकृतिक घटना। सुनिए, प्रकीर्णन, अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण या सिर्फ विक्षेपण कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, वही वर्ण विक्षेपण, ठीक है। आगे आइए। इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है भाई। आइए, अपवर्तन किसके कारण, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग क्या होगा, आंसर लिखे हैं आप लोग। चलिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आगे, तारों का टिमटिमाने का कारण है, तारों का टिमटिमाने का क्या कारण है, आप लोग बताएंगे तो। वायुमंडलीय अपवर्तन कारण है, या प्रकाश का पराकिरण है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, या प्रकाश का अपवर्तन। ये आप लोगों पर छोड़ दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग क्या करेंगे, इसका कमेंट में ऑप्शन ए, ऑप्शन यदि कमेंट में क्या करेंगे, लिखेंगे ऑप्शन ए, बी, सी, जो हो आंसर वो लिख के कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर जो बच्चे जवाब देते हैं, अगला जो पार्ट हम 2 बनाएंगे उसमें जरूर उसका नाम लेंगे, ठीक है। चलिए आगे इस नंबर में। कोलाडी पढ़ते हैं या कोलोडी पढ़ते हैं। कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है, जो परिभाषा है, टिंडल प्रभाव। किसका, टिंडल प्रभाव, जो परिभाषा है आप लोग को तो मालूम होगा, आप लोग को याद भी किए होंगे आप लोग। चलिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होने का कारण क्या है, होने का कारण क्या है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ प्रतीत, रक्ताभ दिखता, लाल दिखाई देने का कारण क्या है। लाल रंग का प्रकीर्णन अधिक होना, लाल रंग का प्रकीर्णन कम होना,
कम होगा, कम होना, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन होगा तो पूरा विचलित होगा तो लाल रंग नहीं दिखाई पड़ेगा। अब लाल रंग का प्रकीर्णन कम नहीं ज़्यादा होता है तो इकट्ठा रहता है, इसलिए क्या होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए रक्ताभ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का क्या, ये अभी समाप्त हुआ। सुनिए, पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, इस वीडियो का रिवीजन करते रहिए और सुनिए। फिर बता रहे हैं आप लोगों को, आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल पे अब गणित का, संस्कृत का, हिंदी का, रसायन शास्त्र का, भौतिकी का, इतिहास का, भूगोल का, सबका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अवेलेबल है 3-4 चैप्टर तक। आप लोग जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी लिखा हुआ है, प्लेलिस्ट को लिए उसके अंदर जाके देखिए, एक एक वीडियो को देखिए। ठीक है, तो क्या करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।